नमस्कार दोस्तों, एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी यानी कि फर्स्ट टू 21 चैप्टर तक, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप उस वीडियो को देख लीजिए, काफी हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि हमने जो एनसीईआरटी कवर की है वो क्लास थर्ड की कवर की है, जिसमें कि पेडागोजिकल और कंटेंट दोनों ही चीजें हमारी है। और उसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो। आज की जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यानी कि 22 चैप्टर दाएं बाएं के बारे में, 23 चैप्टर है कपड़ा सजा कैसे, 24 चैप्टर है जीवन का जाल, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर की तरफ। लेसन नंबर 22 टाइटल रहेगा दायां और बायां टाइटल है। तो इसमें ज्यादा नहीं, जो हमारी मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सीधा अपने पेडागोजिकल टर्म पे आते हैं। हाव भाव के साथ गाना गाने में बच्चों को मजा आएगा। वह दायां और बायां, ऊपर नीचे, आगे पीछे स्वयं अपने अनुभव से सीख सकेंगे। जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं वो दाएं और बाएं में अंतर नहीं कर पाते। जो लेफ्ट और राइट में कंपैरिजन करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो इस कविता के माध्यम से ही बताया गया है कि जब क्लास में अगर अध्यापक जो है वो कविता के माध्यम से किस तरह बच्चों को दाएं और बाएं में कंपैरिजन बता सकती है। उसके साथ ही जब बच्चों से भी पूछ सकती है कि उनके दाएं कौन से दोस्त बैठे हैं, उनके बाएं कौन से दोस्त बैठे हैं। तो जब बच्चे इस चीज को करेंगे तो वो अपने अनुभव के आधार पर राइट और लेफ्ट में कंपैरिजन अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और जब भी क्लास में जो अध्यापक यानी बच्चों को गतिविधि करवाए, कविता पढ़ाए, तो उसे गा के पढ़ाना बहुत जरूरी होता है। इससे बच्चे जो होते हैं वो इंटरेस्ट के साथ और मजे लेके चीजों को सीखते हैं। तो ये पेडागोजिकल टर्म हमारी दी गई है। अगले पॉइंट्स की तरफ आते हैं। आज के जो चैप्टर है वो ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे से चैप्टर है, जल्दी कवर हो जाएंगे। और मोस्टली पेडागोजिकल टर्म है, कंटेंट भी 1 या 2 होंगे। स्टफ जो भी होंगे मैं आपको हाईलाइट करके बता दूंगी। जैसे ये हमारी पेडागोजिकल टर्म आ गई है। नक्शे में निशान बनाने की आवश्यकता को स्पष्ट करना और बच्चों द्वारा बनाए निशान पर चर्चा करना रुचिकर और उपयोगी रहेगा। जैसे ये बच्चों को दिया गया है कि निशान के बारे में बताना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें बच्चों को नक्शे के बारे में जानकारी देना जरूरी हो सकता है कि दाएं और बाएं में जो कंपैरिजन है वो बच्चे अच्छी तरीके से कर सके। जैसे ये बच्चों को नक्शा दिया गया है, इसमें से बच्चों के अनुभव के आधार पर सारी चीजें बच्चों को निशान लगानी और बनानी है कि जब वो घर से स्कूल जाते तो रास्ते में कौन कौन सी चीजें उनके सामने पड़ती है। तो बच्चे जब अपने अनुभव के आधार पर चीजें बताएंगे और बनाएंगे तो बच्चे नक्शे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ज्यादातर हमें बच्चों को जो है नक्शे की जानकारी देना बहुत जरूरी होता है, और वो बच्चे जो है वो नक्शे के बारे में भी निशान से जो है वो स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे। और साथ ही जो निशान पर चर्चा करना भी बच्चों के लिए बहुत रुचिकर होगा। और इससे क्या होगा कि बच्चे जब वो खुद ये डायग्राम बनाएंगे नक्शे पे तो वो इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे ये दिया गया है कि जो अस्पताल पर जो प्लस का चिन्ह देखा जाता है, जैसे ये प्लस के चिन्ह से हमें पता चल जाता है कि हॉस्पिटल के लिए बनाया गया है। इसकी मदद से जो बच्चों को जो है कि निशान की मदद से वो चीजों को समझने में आसानी रहेगी कि जो हॉस्पिटल के लिए प्लस का निशान बनाया जाता है, पेड़ पौधों के लिए किस तरीके का, जैसे पेड़ पौधे बने होते हैं उस तरीके का निशान बनाया जाता है। तो बच्चे जो है वो नक्शे के द्वारा जो चिन्ह है उसे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अगले पॉइंट्स की तरफ आते हैं। जैसे ये मैप दिया है यानी कि नक्शा दिया गया है, अलग अलग चीजों को बता रहा है। इससे बच्चे क्या होंगे कि जो मैप है उसके बारे में भी वो उनमें कौशल विकसित होगा मानचित्र का समझने में। आज के चैप्टर में बस इतना ही। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो लेसन है, लेसन नंबर 23, इसका जो टाइटल है का कपड़ा सजा कैसे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे इस लड़की को ये दुपट्टा दिया गया था, कितनी सुंदर इस पर कढ़ाई लगी हुई, शीशे उन्होंने लगाए हैं, अलग अलग डिजाइन इसमें बनाया गया है। उसने किस तरीके से जो दुपट्टा है उसे सुंदर बनाया जा सके, तो इसके बारे में दिया गया है। काफी छोटे छोटे टॉपिक है आज के सेशन में, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कागज से बुनाई, हम किस तरह जो अलग अलग रंगीन कागज लेके उसे डिजाइन बना सकते हैं बुनाई करके। जैसे ये 2 कागज की पट्टियां ली गई है, दोनों कागज को जब जोड़ के हम उस पर बुनाई करेंगे तो हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है एक दूसरी पट्टियों को जोड़कर। और कपड़ों पर छपाई, ये कैसे भिंडी की डिजाइन दिए गए, जिस प्रकार से कपड़ों पर छपाई
की जा सकती है, इससे बच्चों को बताया जा सकता है क्लास में। ये दिया गया है डायग्राम में। जैसे भिंडी से अलग अलग कलर के डिजाइन बनाए गए हैं। ये हमारी पेडागोजिकल टर्म है। बच्चों द्वारा कागज की बुनाई, यानी कि जो कागज की बुनाई है ये दी गई है कागज के द्वारा दो पट्टियों को लेकर आपस में बुनाई की गई है। जिस तरह अलग अलग डिजाइन बनाया जा सकता है। और कपड़े पर छपाई, जैसे ये भिंडी के इन्होंने, जैसे भिंडी से इन्होंने छपाई की हुई है, तो ये बताइए अलग अलग कलर से किस तरह इन्होंने भिंडी की छपाई की है। भिंडी को लेके करने जो है हमारी पारंपरिक कला को बढ़ावा देगा। इससे बच्चों को अपनी कला दिखाने का मौका भी मिलेगा। यानी कि जब बच्चे जो है कपड़ों पर छपाई करेंगे और बुनाई करेंगे, वो उनकी पारंपरिक जो कला होती है, यानी कि ट्रेडिशनल जो कल्चर होता है, वो बच्चे सीख पाएंगे। जैसे राजस्थान में होता है, वहाँ पे अलग ही पोशाक होते हैं जो लेडीज़ें पहनती हैं, और जिस तरह वो लहंगे और चुन्नी पहनती है वहाँ की ट्रेडिशनल कला को निखारता है। तो बच्चे इस चीज़ को बेहतर समझ पाएंगे। साथ ही जो अपनी परंपराएं की और कला संस्कृति, इसके बारे में बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा। और जब चीज़ें बच्चे खुद करेंगे अपने अनुभव के आधार पर, तो उनकी जो कला है वो भी दिखाने का मौका मिलेगा। इस चैप्टर में बस इतना ही था। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो लेसन है, लेसन नंबर 24 के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइटल रहेगा जीवन के जाल के बारे में बताया गया। किस तरह मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, उसके पूरा एक जाल होता है, उसके बारे में बताया गया है। जैसे पेड़ पौधे निर्भर रहते हैं, मनुष्य पेड़ पौधे पर निर्भर रहता है, पेड़ पौधे मनुष्य पर निर्भर रहता है। और सूरज की रोशनी में जो है जो स्वयंपोषी पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन किस तरह खुद बनाते हैं, वो चीज़ें बताई गई है। सांप किस चीज़ों पर निर्भर रहता है बताया गया है। गिलहरी किस चीज़ों पर निर्भर रहती है। तो हर कोई जो चीज़ें होती है वो एक दूसरे पर निर्भर रहती है, डिपेंड रहती है। ये सारी चीज़ें बताई गई, एक जाल की तरह समझाया गया इसे। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक पेडागोजिकल टर्म होगी बस। काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर है जो हमारे 21, 22 और 23 है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है, पेड़, जो हमें पेड़ से मिलती है। ईंट जो है घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईंट हमें जो मिलती है वो पानी और मिट्टी से बनती है, ये भी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। मिट्टी जो है वो हमें जमीन से मिलती है। और पानी कहाँ से मिलता है, हमें नदी से मिलता है, तालाब से मिलता है, कुएं से मिलता है, बारिश से मिलता है। क्योंकि ये जीवन का जाल है, इसलिए सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है। वही चीज़ बताई गई है इस चैप्टर में। ज़्यादा पढ़ने वाली चीज़ें नहीं है हमारे लिए, बस एक पेडागोजिकल टर्म दी हुई है। बच्चों द्वारा बनाया जाल उनके परिवेश में मिलने वाली चीजों की परस्पर निर्भरता की समझ को दर्शाता है। कक्षा में इस विषय पर चर्चा करने से उन्हें जाल बनाने में मदद मिलेगी। यानी कि जो जीवन के जाल के बारे में बताया गया है, किसी और जाल के बारे में नहीं, जीवन के जाल के बारे में बताया गया, बच्चों को ये बताना है। और जब जीवन का जाल के बारे में क्लास में अध्यापक बताए, तो उनके परिवेश से संबंधित चीजों के बारे में बताना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि जो बच्चे हैं वो अपने परिवेश आसपास जो अपने परिवेश में वहाँ जब चीजें देखे, तो वो उस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाए और अनुभव कर पाए कि किस तरह जो चीजें एक दूसरे पर डिपेंड रहती है। तो कक्षा में इस विषय पर चर्चा करवाना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ एक पेडागोजिकल टर्म दी हुई है, क्योंकि जो 22, 23 और 24 चैप्टर थे काफी छोटे छोटे चैप्टर थे। बाकी कुछ नहीं दिया हुआ, टिप्पणी दी हुई है जो ब्लैंक है, इसमें टिप्पणी की जा सकती है, अध्यापक जो है क्लास में करवा सकता है। बाकी कुछ नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पे हमारी जो 3rd क्लास की EVS की बुक है जो NCERT से हमने पढ़ी थी, तो वो फाइनल हो गई है। अगली जो वीडियो होगी क्लास 4th की चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे।